एयरप्लेन, जैसा कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो जरूर आपको इस एयरप्लेन के बारे में नॉलेज लेनी होगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एयरप्लेन्स की टेक्नोलॉजीज और उसके मुतालिक जितने भी बातें हैं उसको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखोगे तो आपको इंशाल्लाह एयरप्लेन के नॉलेज के बारे में दूसरी वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलो जी, बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को गौर से देखिए ताकि आपकी 10 मिनट ज़ाया ना हो जाए। Reduce as much as 30% the fuel consumption with better engines. 18 जनवरी 2023 नासा एडमिनिस्ट्रेटर बिल निल्सन ने यह खबर दी कि नासा 2028 तक ऐसा रिवोल्यूशनरी एयरप्लेन को डिजाइन करेगा जो एक सिंपली जुगाड़ से पूरे एयर ट्रेवल की कीमत करीबन 30 गुना कम कर देगा। उनका ये कहना है कि एयरप्लेन इतना फ्यूल एफिशिएंट होगा कि हर फ्लाइट के पीछे अमेरिकन एयरलाइन इंडस्ट्री $45,000 का फ्यूल बचा सकेगा। और ये सब आखिर क्यों दोस्तों? इसलिए है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट एयरलाइन इंडस्ट्री में अपने मोनोपोली को वापस कायम करना चाहती है और इस मिशन में वो जानती है कि उसकी मदद सिर्फ और सिर्फ नासा ही कर सकती है। दरअसल फ्रेंड्स 1970 की बात है कि इस पूरे एयरलाइन इंडस्ट्री पर सिर्फ एक ही कंपनी बोइंग का ही राज हुआ करता था, जिसने इंसानों के साथ साथ यूएस की इकोनॉमी को भी अलग ही ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। पर जैसे ये बात यूरोपियन कंट्रीज को पता चली, उन्होंने यूएस के इस मोनोपोली को चैलेंज करने के लिए अपना एक यूनियन बनाना शुरू कर दिया। इस यूनियन में फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन शामिल थे। ये 4 यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने मिलकर अपनी तरफ से भी एक कौशल दावेदार को मार्केट में उतार दिया। उस दावेदार का नाम था एयरबस। यानी अब एक तरफ बोइंग था जिसे अकेले यूएस गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, तो वही दूसरी तरफ एयरबस था जिसे एक साथ 4 मुल्क चला रहे थे। अब हुआ ये कि इस एयरबस ने इंडस्ट्री में कदम रखते ही सिर्फ 10 सालों के अंदर दुनिया के नंबर 1 एयरलाइन कंपनी बोइंग से उसकी सर का ताज छीन लिया और यूएस को वहां पर हिट किया जहां सबको पता है कि उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है, उसके ईगो पर। फिर क्या था, यूएस ने वही किया जो अपने अपोनेंट्स के साथ करता है। मिसाल के तौर सबको पता है कि इसने अर्ली 90s में पूरे यूएसआर को टुकड़े में बांट दिया था, लेकिन फिर भी इसने रशिया का पीछा नहीं छोड़ा। इसने रशियन लेबरिंग कंट्रीज के साथ मिलकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया बाय द नेम ऑफ नेटो। यानी इसका आप काइंड ऑफ समझ सकते हैं कि हिस्टोरिकली यूएस का क्या माइंडसेट रहा है और वो किसी भी सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करता है। तो जैसे ही यूएस को पता चला कि अब यूरोप एयरलाइन इंडस्ट्री नंबर 1 बन चुका है, इसने यूरोपियन गवर्नमेंट्स पर एयरबस को अनफेयर सपोर्ट देने का इल्जाम लगा दिया। अब ऐसे में यूरोप ने भी इसका जवाब देते हुए यूएस पर सेम एलिगेशन लगाई, पर फिर द रियलाइज इसमें दोनों का लॉस हो रहा है और आप इसमें मांडलवी करने में सबसे ज्यादा समझदारी है। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इस झगड़े को फोर्स किया। 1992 में एक आपसी एग्रीमेंट लार्ज सिविल एयरक्राफ्ट साइन कर दिया और इसमें कुछ कंडीशन सेट कर दी। कंडीशन लाइक दोनों में गवर्नमेंट्स अपने अपने एयरलाइंस को फिक्स ही सब्सिडी देंगे, इससे ज्यादा नहीं, और आगे भी अगर किसी चीज में कॉम्पीट करना हो तो इसके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएंगे। पर क्या ये सारी चीजें फॉलो हुई? पर अनफॉर्चुनेटली एक तरफ यूएस इस एग्रीमेंट को ईमानदारी से फॉलो कर रहा था, पर दूसरी तरफ यूरोप हमारे फैंटास्टिक फोर्स अब भी एयरबस को अनफेयर सपोर्ट दे रहे थे। इन शॉर्ट यूएस के साथ धोखा हो रहा है। फिर क्या था, जैसे ही यूएस को इस बात के बारे में पता चला, इसने यूरोप के खिलाफ सीधा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में केस फाइल कर दिया। डब्ल्यूटी ने इस पूरे मैटर पर अपने एक चार्ज कमेटी बिठाई और ढूंढ निकाला कि यूएस का अंदाजा सही था। यूरोपियन गवर्नमेंट्स एक्चुअल में अपने एयरबस को ऐसे लोन्स दे रही थी जिस पर इसने कोई इंटरेस्ट नहीं भरना था। यूरोप के इस प्रूफ चीटिंग के बाद यूएस ने इस मैटर को अपने नाक पर ली। इसने अपने बोइंग को सपोर्ट करने के लिए सीधा अपने ट्रम्प कार्ड को नासा के पास भेज दिया। इससे हुआ ये कि नासा ने अपने बोइंग और खुद के टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज और फंड्स को मिलाकर एक ऐसा प्लेन डिजाइन किया दुनिया के सामने जो आज तक बनाया जाने वाला किसी भी प्लेन के बदले में 30 गुना कम माइल्स दे सकता है, और वो भी कुछ सिंपल ट्रिक्स की मदद से। तो देखो, इसमें सबसे पहले वो लोग अपनी प्लेन का डिजाइन ट्रांसोनिक क्रॉस प्रेस विंग कॉन्सेप्ट पर रखने वाले हैं। बदौलत ये प्लेन आजकल के नॉर्मल प्लेन के बदले में काफी कम टायर ड्रैग महसूस करेगा, और अगर मैं चाहूँ तो सीधा इस कॉन्सेप्ट पर शिफ्ट हो सकता हूँ। बट आई थिंक इससे पहले आपको कुछ बैक स्टोरी समझनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली किसी भी प्लेन को डिजाइन करने के लिए सबसे पहला प्रॉब्लम आता है एयर ड्रैग। क्योंकि नॉर्मली किसी भी प्लेन को डिजाइन करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एयर ड्रैग, जो अक्सर प्लेन्स की फ्यूल एफिशिएंसी को कम करता है और क्रैश की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है। आइए समझते हैं कैसे।
दरअसल हिस्टोरिकली जब भी प्लेन्स बनने की कोशिश होती है तो हम हमेशा एयर ब्रेक को इग्नोर किया करते थे। एंडल फर्स्ट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट्स इन द ईयर 1891 की शुरुआत में हुई थी। तब एविएटर को पहली बार ये पता चला कि उड़ान भरते वक्त एक प्रॉब्लम आती है, एंड दैट इज एयर ब्रेक। काफी वक्त तक कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि इससे कम कैसे किया जाए, पर तभी इसका एक सोल्यूशन आया फ्रॉम द जर्मन एविएटर ऑटो लिलियन से, जिन्हें आज द फ्लाइंग मैन से भी जाना जाता है। ये वो शख्स थे जिनके दिमाग की बदौलत, जिनके कंट्रीब्यूशन की बदौलत आज आप उड़ पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ विंग का ही कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि इसके साथ साथ हमें एक ऐसी भी चीज़ दी जो अपनी एफिशिएंसी के दम पर आज भी मॉडर्न एरोडायनामिक्स में इस्तेमाल होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ड्रैग पोलर कर्व की, जो आज तक हर एक एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस्तेमाल करती है। दरअसल अटोलियन ताल ने अलग अलग विंग्स बनाकर इस पर एक्सपेरिमेंट्स की और इन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने ये नोट किया कि विंग्स के लिफ्ट पर ड्रैग का कुछ तो असर हो रहा है। इसलिए उन्होंने इस ड्रैग को डिटेल में स्टडी किया और इससे ये कॉम्प्लिकेटेड ड्रैग वर्सेस लिफ्ट का ग्राफ प्लॉट करके दोनों के बीच का रिलेशन हमें दिया। बट दैट्स वाज नॉट एनफ, अभी तो कुछ कमी थी। इसलिए उन्होंने कुछ सालों बाद अमेरिकन एविएटर्स सैमुअल लॉन्गली ने इस अपने एक्सपेरिमेंट से ही पता लगाया कि विंग्स को लंबा करने से इस पर लगने वाला ड्रैग काफी हद तक कम होता है। और आगे इन दोनों एविएटर्स के फंडोस का इस्तेमाल करके 17 दिसंबर 1903 को राइट ब्रदर ने की फर्स्ट कंट्रोल फ्लाइट की और हमारे लिए एयर ट्रेवल के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। पर यूसी राइट ब्रदर्स का प्लेन एक पेयर बोन स्ट्रक्चर था जिसके बीच हवा आसानी से बह सकती थी, लेकिन ये स्ट्रक्चर बड़े पैसेंजर्स के लिए राइट नहीं था, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा पर राइट ब्रदर्स के उड़ान के बाद ओनली 17 सालों के बाद उन्हीं की डिजाइन पर बेस्ड हेनली बेच प्लेन रेक्टली टेक ऑफ करते वक्त क्रैश हो गया। जब इस हादसे की जांच हुई तो पता चला कि इसकी विंग्स पर हद से ज्यादा ड्रैग लगने की वजह से वो एल्टीट्यूड ही गेन नहीं कर पाए। दरअसल इन इंजीनियरों का ये मानना था कि प्लेन की लिफ्ट ऐसी सीधी ऊपर होनी चाहिए, पर फिर विद टाइम हमें पता चला कि असल में विंग्स की ऊपर और नीचे से बहने वाली हवा इसकी टिप पर दबाव डालकर इन्हें बेंड करती है, जिसकी वजह से लिफ्ट सीधी होने के बजाय ऐसे पीछे की तरफ झुक जाती है। यानी इस लिफ्ट के कंपोनेंट्स सिर्फ ऊपर ही नहीं बल्कि पीछे की तरफ भी एक्ट करती है, और इस पीछे के एक्ट करने वाले कंपोनेंट को इंजीनियर्स इंड्यूस्ड ड्रैग कहते हैं। ये ड्रैग कुछ हद तक तो जरूरी होता है, पर ज्यादा बढ़ने से वो प्लेन्स का एक्सीडेंट भी करवा सकती हैं, क्योंकि अगर पायलट ज्यादा लिफ्ट के लिए विंग्स को तेजी से मोड़ेगा तो इस पर लगने वाला इंड्यूस्ड ड्रैग विंग्स की लिफ्ट को पोज करेगा और इससे प्लेन ऊपर जाने के बजाय क्रैश होगा, जैसा कि इस हेनली बेच प्लेन के साथ हुआ था। इंटरेस्टिंग राइट? वेल, ये तो हुई सिर्फ आधी कहानी। इन दिनों प्लेन्स के विंग्स का एरिया काफी ज्यादा हुआ करता था, जिसकी वजह से हवा इनसे टकराती तो फ्रिक्शन की वजह से पेरास्टिक ड्रैग बनता, जो इसके स्पीड की पर असर डालता। यानी इंजीनियर्स को अब दो ड्रैग्स से निपटना था। सो सबसे पहले इंड्यूस्ड ड्रैग को कम करने के लिए उन्होंने विंग्स को लंबा किया, और इससे ये हुआ कि लंबा विंग्स के टिप्स छोटी विंग्स के मुकाबले में दूर होने से प्लेन में इंड्यूस्ड ड्रैग का इफेक्ट कम हो गया। इससे ये हुआ कि लंबे विंग्स के टिप्स छोटे विंग्स के मुकाबले में दूर होने से प्लेन में इंड्यूस्ड ड्रैग का इफेक्ट कम हो गया। इंटरेस्टिंग ड्रैग से निपटने के लिए उन्होंने विंग्स के फ्रंट को एक पेयर शेप दिया, और शेप की वजह से ज्यादातर हवा इसकी फ्रंट से टकराकर ऊपर चली जाती थी। यानी हवा का विंग्स के साथ कम से कम कांटेक्ट होता था, जिसकी वजह से फ्रिक्शन और इंटरन प्लास्टिक ड्रैग कम हो गया। सिंपली स्पीकिंग फ्रेंड्स, जितनी लंबी और पतली विंग्स उतना कम ड्रैग, और इसी की बेसिस पर जो आज विंग्स का लेंथ टू विड्थ रेशो सेट है, इसे हम एस्पेक्ट रेशो कहते हैं। और एस्पेक्ट रेशो का फंड सिर्फ इतना है कि किसी भी एयरलाइन इंडस्ट्री को अपने प्लेन्स का लेंथ टू विड्थ रेशो इसी के अंदर रखना होगा, और ऑप्टिमम एफिशिएंसी, बिकॉज यूसी जितना कम ड्रैग उतना ज़्यादा वो प्लेन फ्यूल एफिशिएंट होगा, और कमर्शियल एयरलाइन उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो रिकमेंडेड एस्पेक्ट रेशो के हिसाब से विंग्स के लेंथ टू विड्थ का रेशो 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर गेस व्हाट, नासा ने एक ऐसा डिज़ाइन बनाया है जिसका एस्पेक्ट रेशो 1.5 गुना ज़्यादा है। देखो, ये है नासा और बोइंग के प्लेन का डिज़ाइन जो ट्रांसोनिक रोज प्रेस विंग के पर मुश्तमिल है। सो इस डिज़ाइन की खासियत यह है कि नासा ने इसके विंग्स लंबे और पतले होने के साथ साथ हल्के भी रखे हैं। नासा ने इसमें कार्बन फाइबर मटेरियल का इस्तेमाल किया है, जो लाइट वेट होकर भी एकदम स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। प्लस उन्होंने विंग्स की टिप्स पर विंगलेट्स भी ऐड किए, और ये विंगलेट्स जिस एंगल पर कर्व है उसको टू एंगल कहते हैं। इस कर्वेचर की वजह से जब इसके टिप पर इंड्यूस्ड ड्रैग लगेगा तब वो एंगलेट्स एक्स्ट्रा लिफ्ट जनरेट करेंगे, और नासा का ये दावा है कि इसके एडवांस विंग्स डिज़ाइन से इनके फ्यूल कंजम्पशन
10% कम होगा। और इसी के साथ नासा ने इसमें सस्टेनेबल इंजन लगाने वाले हैं जो इसकी फ्यूल की खर्च को 20% कम कर देगा। यानी कुल मिलाकर ये प्लेन आम प्लेन के मुकाबले में 30% तक कम फ्यूल यूज़ करेगा और इकनॉमिकली हर किलोलीटर फ्यूल पर करीबन $300 बचाएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स समझ रहे हो, बोइंग हर 10 घंटे की फ्लाइट जो यूजुअली 150 किलोलीटर फ्यूल जलाती है, इस पर एयरबस के मुकाबले में करीबन $45,000 बचाएगा। यानी सिंपली कहूँ तो एयरबस को यहाँ पर चेक कर दिया गया है एटलीस्ट फॉर द टाइम भी। खैर नासा ट्रेवल को और भी फास्ट बनाने के लिए एक सुपर क्वाइट सुपरसोनिक प्लेन भी बना रहा है। इस प्लेन की खासियत ये होगी कि वो बिना बड़े बड़े सोनिक बॉम्ब्स के आवाज़ें पैदा करके सुपरसोनिक से भी ज़्यादा तेज़ स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। अगर आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है कि वो कैसे काम करता है तो हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आपको इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहेंगे। Thank you so much.